भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अध्ययन कर रहे होंगे। इलेक्शन कमीशन का जिक्र संविधान के भाग 15 में निर्वाचन के नाम से किया गया है, जिसमें आर्टिकल 324 से 329 तक इसका जिक्र है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन संविधान के किस भाग में, तो भाग 15 में नाम है इलेक्शन, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। राइट, अब हम इसके प्रावधानों की चर्चा करेंगे। राइट, तो निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। तो कैसा प्राधिकरण है? एक स्वायत्त और संवैधानिक प्राधिकरण है, यानी भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है और एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्यों? क्योंकि इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। और स्वायत्त का मतलब जो होता है कि जो अपने कार्य प्रणाली यानी अपने कार्यों के लिए किसी पर निर्भर ना हो, उससे बोलते हैं स्वायत्त। जो भारत में संघ एवं राज्यों की निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग संघ और राज्यों के लिए निर्वाचन का आयोजन करता है। इसका उत्तरदायित्व किस पे? निर्वाचन आयोग पर इसका उत्तरदायित्व चुनाव कराने का, भारत का और राज्यों का। यह निकाय भारत में, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत निर्वाचन आयोग वो केवल 4 चुनावों का आयोजन करता है। वो कौन कौन से चुनाव हैं? वो चुनाव है लोकसभा का चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभाओं के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। यानी कि लोकसभा यानी संसद 4 चुनाव का आयोजन करता है भारत निर्वाचन आयोग। संसद में कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा का मतलब राज्य विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। जबकि आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि जो स्थानीय निकाय हैं, यानी संविधान के भाग 9 और 9A में, यानी कि नगर पालिकाएँ और ग्राम पंचायतें, यानी कि पंचायतें और नगर पालिकाओं के चुनावों का आयोजन करवाना भारत निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। इनका निर्वाचन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व, यानी कि जो नगर पालिकाओं के चुनाव हैं और ग्राम पंचायतों के चुनाव, उनका आयोजन करता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। राइट, अब हम इसकी संरचना की चर्चा करेंगे। तो ये बिल्डिंग है भारत निर्वाचन आयोग की, नई दिल्ली में ये भारत निर्वाचन आयोग स्थित है। संवैधानिक स्थिति की हम चर्चा कर रहे होंगे इसकी। संवैधानिक, तो संवैधानिक निकाय कैसा निकाय? संवैधानिक निकाय। आप कुछ मूलभूत बातों को समझिए कि जो भारत देश है वो एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो भारत कैसा देश है? समाजवादी देश है, यानी उत्पादन के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण हो, ऐसे देश को समाजवादी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि धर्म का राज्य से कोई लेना देना नहीं। लोकतंत्रात्मक का मतलब शासन जो है जनता की प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाएगा। जनता अपना शासन या शासक को स्वयं चुनेगी। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और भारत राष्ट्र जो है 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आ गया था। तब से हमने क्या किया कि हमारा जो आज का निर्वाचन आयोग थे उसका गठन कब किया गया था? आज के निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 जनवरी 1950, यानी 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राइट, अब हम इसकी संरचना की चर्चा करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग की संरचना, तो संरचना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि जो भारत निर्वाचन आयोग थे वो कब से? 1989, यानी कि 16 अक्टूबर 1989, 16 अक्टूबर 1989 से पहले जो निर्वाचन आयोग थे वो एक सदस्यीय निकाय था, यानी कि एक ही उसमें अध्यक्ष होता था और बाकी सदस्य नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्या होगा? संविधान में किया गया 50 एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 50 एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राजीव गांधी लेकर आए 1985 में। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या होगा? कुछ मूलभूत बदलाव किए गए। वो बदलाव क्या थे? जो वोटर के लिए यानी मतदाता के लिए मतदान करने के लिए जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। 21 संशोधन के द्वारा किया गया। ये संशोधन था 61
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, राइट। तो भारत निर्वाचन आयोग को क्या कर दिया गया, 1 सदस्यीय से बढ़ा करके 3 सदस्यीय कर दिया गया, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन क्या होगा, 1990 में इसे पुनः समाप्त कर दिया गया और 1990 से जो है पुनः 1 सदस्यीय बन गया। और बाद में जब पीवी नरसिम्हा राव सत्ता में आए तो उन्होंने इसे पुनः बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। इसलिए 1 अक्टूबर 1993 से भारत निर्वाचन आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय बना हुआ है। तो आज की बात करें, आज भारत निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब 1 निर्वाचन आयुक्त है प्लस 2 अन्य आयुक्त है। 1 निर्वाचन आयुक्त है जिसे कहा जाता है चुनाव आयोग का अध्यक्ष, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है, और 2 सदस्य जिन्हें अन्य निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाना जाता है। अब हम इनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल की चर्चा करेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वो होता है, वो कितना होता है, वो होता है 6 ईयर्स या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं, और एक बार इनके जो वेतन भत्ते होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होते हैं। इन्हें पद से मुख्य रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर उसे आयोग ठहराया जाए, तब जो है राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से हटा सकता है। यहाँ पर आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संविधान में संरक्षण प्राप्त है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को संरक्षण प्राप्त नहीं है। इससे क्या होता है कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसकी स्वायत्तता कम होती है, क्योंकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इस कार्य और शक्तियों के मामले में तीनों निर्वाचन आयुक्त आपस में बराबर हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग की भूमिका ठीक वैसी है जैसे कि एक टीम होती है, उसमें सभी खिलाड़ी प्लेयर होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कैप्टन की भूमिका एक लीडर के रूप में होती है। ऐसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका एक लीडर के रूप में होती है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त उसके सहयोग करने के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें भी प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन ये मेंस की बात है, यहाँ हम पीटी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो कार्य का निष्पादन कैसे करते हैं, क्या करते हैं कि नियमित बैठकें करते हैं, बैठकों का आयोजन करते हैं, दस्तावेज तैयार करना, ये सब इसके कार्य, निर्णय लेना, राइट। अब हम इसकी संरचना हम इसकी पढ़ चुके हैं, अन्य चीज़ें देख लेते हैं। बजट इसका सरकार तैयार करती है, और राजनीतिक दल एवं आयोग, राजनीतिक दल एवं आयोग का मतलब है कि राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दलों की मान्यता प्रदान करना निर्वाचन आयोग का एक काम है, और इसके अन्य काम है मतदाता सूची तैयार करना। तो इनके कार्यों की हम चर्चा करेंगे। तो हम अब निर्वाचन आयोग के कार्यों की चर्चा करेंगे। निर्वाचन आयोग का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसे हम 3 वर्ड्स के माध्यम से समझ सकते हैं। निर्वाचनों का पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। तो पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुप्रीडेंसी, कंडक्ट और कंट्रोल, ये निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के कार्य क्या, निर्वाचक नामावली तैयार करना, राजनीतिक दलों को जो है मान्यता प्रदान करना, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करना, राइट। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनका पंजीकरण करना राष्ट्रीय और राज्य स्तर के रूप में। इसके अलावा संसद और विधायक, यानी सांसद और विधायक को, यानी एमपी और एमएलए को, यदि वो पीएलए, यानी आपको ये समझना कि जो सांसद हैं, यानी कि जो एमपी और एमएलए, एमपी और एमएलए, तो एमपी और एमएलए को के डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, यानी अयोग्यता से संबंध जो है, यदि एमपी है तो राष्ट्रपति को, और एमएलए तो राज्यपाल को, जो भारत निर्वाचन आयोग जो परामर्श देता है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, उनकी अयोग्यता के मामले में, यानी वो जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही उनकी अयोग्यता निर्धारित करता है। तो ये अयोग्यता निर्धारित जो की जाती है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से की जाती है। जबकि आपको ये बात याद रखनी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय जो है पीठासीन अधिकारी, यानी लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और विधानसभा में विधानसभा का स्पीकर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल के आधार पर जो है अयोग्यता का निर्धारण करता है। जबकि अन्य मामलों में अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर करता है। निर्वाचन आयोग की अगर हम शक्तियों की बात करें तो निर्वाचन आयोग की जो शक्तियाँ हैं उनका जिक्र जो है संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद जो है
24 में किया गया। निर्वाचन आयोग चूँकि संवैधानिक निकाय है तो संसद के द्वारा इसे बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ताकि ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवा सके, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और स्वतंत्र लोकतंत्र और फुली डेमोक्रेसी बनाने के लिए भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। तो निम्न चरणों के माध्यम से हम ये समझेंगे कि भारत में जो है निर्वाचन सुधार कब कब हुए और किस प्रकार के जो सुधार सामने आए। तो पहला चरण 1950 से 1996 का है, जब भारत में निर्वाचन सुधार देखे गए। जैसे पहला सुधार ये होगा कि मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी सरकार उस समय हुआ करती थी, तो 21 वर्ष से घटाकर जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले मतदाता जो पहचान पत्र होता था, वोटर आईडी होती थी, उसमें फ़ोटो नहीं होती थी। कारण क्या था कि भारत की परंपरा ऐसी थी कि महिलाएं फ़ोटो नहीं खिंचवाती थी, क्योंकि वो घूंघट करती थी, पर्दा करती थी, तो दिक्कत पैदा होती थी। लेकिन अब क्या होगा, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है। तो फ़ोटो युक्त पहचान पत्र की व्यवस्था की गई। पहले एक पर्ची आती थी जिसके माध्यम से वोटिंग होती थी, लेकिन अब ईवीएम का प्रचलन हो गया है। 2 या 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने पर पाबंदी। हालांकि ये पाबंदी अभी मौजूद नहीं है। एक व्यक्ति 2 क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ सकता, लेकिन 2 से अधिक क्षेत्रों पर निर्वाचन नहीं लड़ सकता था। पहले क्या होता था, एक उम्मीदवार कई क्षेत्रों से चुनाव लड़ता था, जिससे वहाँ पर दोबारा चुनाव का आयोजन करना पड़ता था। अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक व्यक्ति यानी एक ही उम्मीदवार केवल 2 क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ सकता है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और गुजरात यानी गुजरात में से और वाराणसी से, अहमदाबाद से और जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक साथ चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने एक सीट छोड़ दी और वाराणसी से जो है सांसद बने रहे। उम्मीदवारों की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होगा, यानी अगर किसी उम्मीदवार की डेथ हो जाती तो चुनाव फिर वो है कैंसिल नहीं होगा। दूसरे चरण के सुधार 1996 से 2000 के बीच हुए। इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, 50-50 और 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक की व्यवस्था कर दी गई। यानी राष्ट्रपति का अगर चुनाव आपको लड़ना है तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। ऐसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कैंडिडेट बनना है तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। और जमानत राशि 15,000 रुपये है। किसके लिए? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए। 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई, यानी पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव होगा। और तृतीय चरण के सुधार 2000 से आज तक देखे गए। इसमें वीवीपैट का प्रयोग होगा, यानी वेरिफिकेशन करने वाली मशीन है जो क्या करती है, आपका वोट ईवीएम के माध्यम से सही तरीके से डला है यानी उसका एक वीवीपैट यानी कि एक इनवॉइस तैयार करती है, एक पर्ची तैयार करती है, जिसके माध्यम से आपके वोट का वेरिफिकेशन बाद में किया जा सकता है। प्रॉक्सी मतदान, कोई व्यक्ति जो है वो फिजिकल रूम में उपलब्ध नहीं तो वर्चुअली जो है मतदान कर सकता है। इसे प्रॉक्सी मतदान के नाम से जाना जाता है। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, कई लोग जो है चुनाव के पहले मीडिया वाले एग्जिट पोल कर देते तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नोटा का प्रावधान 2013 में नोटा का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश राजस्थान में जब चुनाव हुए तो वहीं से नोटा का परीक्षण किया गया। और नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। तो नोटा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो नोटा के संबंध में बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं कि नोटा अगर जीत जाए तब क्या जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार चुनाव में, क्या उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाना चाहिए दोबारा चुनाव के लिए, क्योंकि नोटा आगे निकल चुका। ये अभी विवाद का विषय, इस पर डिस्कशन हो रहा है। 25 जनवरी को पहले भी बताया राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारत निर्वाचन आयोग यानी जो वर्तमान निर्वाचन आयोग थे उसकी स्थापना की गई थी। राइट, 20,000 से ज़्यादा चुनाव हमारा भारत निर्वाचन आयोग करवा चुका है। चुनाव पर खर्च की जानकारी देना, पिंक बूथ बनाना, पिंक बूथ का मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल बूथ, जीपीएस आधारित ईवीएम का निर्माण करना, यानी ऑनलाइन और इंटरनेट के माध्यम से चलने वाली ईवीएम, वीवीपैट से मतगणना होना। सी विजिल ऐप है जिस पर आप यदि चुनाव में कोई गड़बड़ी होती है, कोई हेराफेरी होती है, भ्रष्टाचार होता है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। 100 मिनट में विवाद का निपटान इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी आपको यदि चुनाव से संबंधित किसी भी जानकारी का मालूम होता है तो आप सी विजिल ऐप पर उसकी फ़ोटो भेज दें खींच के, तो 100 मिनट के अंदर उस समस्या का निवारण जो किया जाएगा। फिर बहुत सारे अधिनियम है, उसके माध्यम से कुछ चुनाव सुधार किए गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया गया वर्ष 2000 चुनाव की लोकसभा चुनाव में, इनका सर्वत्र प्रयोग होगा। और वर्ष 2014 से लगातार मतदान में जो है प्रयोग होता आ रहा है। तो अगर पूछे 2004 के लोकसभा चुनाव में जो है सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का जो है प्रयोग किया गया।
तो पूछे पहली बार पूरी तरीके से कंप्लीटली लोकसभा में जो है कब प्रयोग किया गया, तो 2000 चुनाव में। और जो है 2014 से जो है पूरे देश में लगातार ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। हालांकि ईवीएम को लेकर भी लगातार विवाद बने हुए। अब हम शीघ्रता से भारत निर्वाचन आयोग का रिवीजन करेंगे और चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों की चर्चा करेंगे और अपने इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग का हम अध्ययन कर रहे थे। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किस अनुच्छेद के तहत? संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। संविधान के भाग 25 में इसका वर्णन किया गया 324 से 329 तक, यानी संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। यह एक संवैधानिक निकाय, यानी इसका वर्णन संविधान में। उद्देश्य क्या भारत निर्वाचन आयोग का? तो उद्देश्य संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। तो निर्वाचन आयोग का गठन क्यों किया गया? ताकि भारत में राजनीतिक न्याय की स्थापना की जा सके। तो हमने संरचना के बारे में भी डिस्कशन किया था। संरचना, तो जो संरचना है वो किस प्रकार की संरचना है? एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष को मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जबकि सदस्यों को अन्य निर्वाचन आयुक्तों के नाम से जाना जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगर हटाए जाने की व्यवस्था की बात करें तो हटाए जाने की व्यवस्था ये है कि ये अपना त्यागपत्र चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी भारत निर्वाचन आयुक्त अपना जो त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के माध्यम से जो है दे सकता है, या फिर राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर हटा सकता है। कैसे? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी भारत निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह। कुल मिला के बात यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रोटेक्शन प्राप्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। हाल ये निर्वाचन आयोग की कमजोरी, इसे दूर किया जाना चाहिए। अब हम कार्यों की चर्चा करेंगे कि कार्य क्या क्या है। इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं, हम क्विक रिवीजन उसका कर रहे होंगे। निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव तिथियों की घोषणा करना, चुनाव का संचालन करना, नियंत्रण और निरीक्षण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण और निरीक्षण, ये 3 शब्द हैं, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। कौन कौन से तीनों महत्वपूर्ण शब्द हैं? निर्वाचनों का संचालन, नियंत्रण, निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण और अधीक्षण, यानी सुप्रीडेंसी, कंट्रोल और कंडक्ट। चुनावी आचार संहिता उसे लागू करना। चुनावी आचार संहिता, चुनाव की घोषणा जिस दिन से होती है उसी दिन से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। प्रादेशिक, यानी जो प्रदेश स्तर के चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करना। संसद की सदस्यों की आयुक्ता के संबंध में यदि सांसद है तो राष्ट्रपति को और विधायक है तो राज्यपाल को परामर्श देना। राइट, इसकी हम चर्चा कर चुके। अब चुनाव सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियाँ हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण समिति है संथानम समिति, इसका गठन हुआ था 1962 में। फिर तारकुंड समिति, इसका गठन हुआ था 1974 में। सकधर समिति, इसका गठन हुआ था 1981 में। इसके अतिरिक्त गोस्वामी समिति, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? तो गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित है। इसका गठन 1990 में किया गया था। सेशन समिति, ये TN सेशन थे जो भारत निर्वाचन आयुक्त रहे। इनके संबंध में एक फेमस कथन है कि TN सेशन सुबह नाश्ते में नेताओं को खाते थे, यानी कि ये चुनाव में होने वाले भ्रष्टाचार और नेताओं के द्वारा किए जाने वाले इलीगल कामों पर बहुत ही सख्त रुख अपनाते थे और कड़े प्रतिबंध लगाते थे। इसलिए इनके संबंध में कहा जाता है कि सुबह नाश्ते में नेताओं को खाते। तो TN सेशन 1992, सेशन समिति, इंद्रजीत समिति 1998, मोइली समिति 2007, रेड्डी समिति 2011 एंड वर्मा समिति 2013। तो लेटेस्ट समिति कौन सी? वर्मा समिति 2013। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे। मैं आपको एक वर्क देता हूं कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयुक्त के जो है अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन से हैं, ये आपको पता करना। हम आपको बता सकते हैं लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे, एक बार हम आप पर छोड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।